नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन ने हिंदी साहित्य की 2 पार्ट कर लिए थे, जिसके बारे में अपन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था हिंदी साहित्य का। अगर आपने वो नहीं देखी क्लास, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख ले। अपन बात कर रहे थे भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग आपको पता है कि आधुनिक काल के सबसे प्रारंभ स्टार्ट होता है 1850 से 1900 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ अपन ने देख ली थी। देखो, भारतेंदु युग में जो प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे आज। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र एकता की भावना आती है। अखंडित राष्ट्रीय चेतना की भावना भारतेंदु युग में मिलती है। और नव जागरण की अभिव्यक्ति भी आपको यहीं से मिलती है। देखो, एक चीज़ आप देखना, जब अपन ने देखा था कि आधुनिक युग को जो वर्तमान काल है वो मिस्र बंधु ने कहा था, और जो गद्य काल है वो रामचंद्र आपके शुक्ल ने कहा था, ठीक है। आपको पता है जो काव्य में भाषा के रूप में यहाँ पे क्या है, खड़ी बोली, मतलब ब्रज के स्थान पर क्या आ गई, खड़ी बोली। पद्य में ब्रज और गद्य में खड़ी बोली। और आपके इसमें एक चीज़ आपको पता होगा कि यहाँ देखो नीचे, कि इसमें श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये खड़ी बोली के मुख्य रूप से आपके इसमें प्रवर्तक आते हैं, ठीक है। इसको, और इसमें पद्य के स्थान पर किसका स्थान आ गया, आपके गद्य का। और भाषा खड़ी बोली। और जो ब्रज भाषा के जो प्रबल पक्षधर थे, वो आपके एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और पंडित पदम सिंह शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें, यहाँ पे भारतेंदु युग में। देखो, अंतर्विरोधों का साहित्य। भारतेंदु युगीन कविता में देखो, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति। यहाँ पे जब पहले मानव, आपके पता है, जो ईश्वर के प्रति जो चीज़ें चल रही थी, वो आधुनिक में आके क्या हो गई, मानव के प्रति हो गई। और जो अंधविश्वास चल रहे थे, वो आधुनिक युग में विज्ञान में बदल गई, ठीक है। राजभक्ति बनाम राजविरोध भक्ति, श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्या, ब्रज बनाम खड़ी बोली का अंतर्विरोध चल रहा था। कौन सा? एक तो राजभक्ति से राष्ट्रभक्ति, ठीक है। राजभक्ति से राजविरोध, श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्या, और ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश जनित व्यंग्य आपके कहाँ पे मिलता है, भारतेंदु में, ये आपको ध्यान रखना है। समस्या पूर्ति, इसमें एक विषय तय किया जाता है और उसमें अंतिम पंक्ति तय होती है, और कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले पंक्ति लिखते हैं, और इसी को समस्या पूर्ति कहा जाता है। भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति के अलग अलग मंच थे। देखो कैसे, कविता वर्धनी सभा बनारस से भारतेंदु द्वारा स्थापित, कविराज आजमगढ़ बाबा सुमेर सिंह, रसिक समाज कानपुर राय देवी प्रसाद पौन। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखो, भारतेंदु युग में जो सामाजिक समस्याओं का चित्रण है वो कैसा था, नारी की शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों पर कवियों की क्या है, दृष्टि थी उस टाइम। सामाजिक दुर्दशा का चित्रण और समाज सुधार की भावना आपको कहाँ मिलती है, भारतेंदु में, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। भारतेंदुकालीन कविता आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि 1850 से ये भारतेंदुकालीन शुरू होता है, और आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई भारतेंदु, ठीक है। श्रृंगारिता की प्रवृत्ति यहाँ पे आपको मिलती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलौकिकता के स्थान पर ऐहिकता की प्रधानता होती है इसमें। भक्ति भावना का यहाँ पे क्या है, गौण रूप मिलता है, क्या नहीं मिलता यहाँ पे, प्रधान रूप नहीं मिलता।
हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतेंदु में कौन सा नहीं आता। प्रकृति चित्रण आपको मिलता है, तो एक एक चीज़ ये आपके ज्ञान सरोवर की बुक मार्केट में आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। हिंदी साहित्य की सिलेक्शन और बेस्ट बुक, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट में, जहाँ से सारे क्वेश्चन एक बुक, इस बुक में से आपको मिल जाएंगे। काव्य अनुवाद की प्रवृत्ति मिलती है यहाँ पे, ब्रज भाषा में काव्य रचना, ठीक है। और आपके भारतेंदु युगीन कवियों में जिंदादिली और हास्य विनोद की प्रवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। भारतेंदु युगीन कवि में जिंदादिली और हास्य विनोद की प्रवृत्ति मिलती है। आगे देखो, भारतेंदु की भाषा में जनपदीय प्रभाव देखा जाता है। कौन सा प्रभाव? जनपदीय प्रभाव देखा जाता है। तो ये थी अपन देखो 1850 से 1900 ईस्वी में भारतेंदु आता है, द्विवेदी 1900 से 1918, छायावाद 18 से 36, प्रकृतिवाद 36 से 43 मान लो, और इसमें 43 से 52 प्रयोगवाद, प्रकृति के बाद प्रयोग आ गया, फिर नई कविता 52 से 60, फिर 60 के बाद सटोत्री कविता 75 तक, ठीक है। सटोत्री के बाद आपकी चलती है समकालीन कविता का युग। ये ऑर्डर भी कभी कभार के एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के प्रधान प्रवृत्ति को गद्य को माना है, और उन्होंने इसका नामकरण गद्यकाल दिया है। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, शुक्ल जी ने। वर्तमान काल किसने दिया? राम कुमार। ये आपके वर्तमान काल मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने, इन्होंने तो कहा आधुनिक ही ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी। भारतेंदु युग है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र साथ साथ में रिवीजन मस्ट है। अपन इस किताब का 2 से 3 बार अपन रिवीजन करेंगे। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता की भावना मिलती है, आपके अखंडित राष्ट्र की चेतना यहाँ से मिलती है। राजभक्ति से राष्ट्रभक्ति, और राजविरोध, श्रृंगार से जन सामान्य, और ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली चीज़ें इसमें मिलती है। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश मिलता है। तो ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ तक देख ली है। आगे देखो, यहाँ से आगे देखो, इसके बाद 18 पॉइंट के बाद में 19 वाला पॉइंट देखो, मात्रिक वर्णवृत्तों का प्रयोग, परंपरागत छंदों का प्रयोग के साथ ही लोक छंदों का उदाहरण देखा जाता है। परंपरागत छंदों के स्थान पे आप साथ साथ देख सकते हो लोक छंदों का उदाहरण भारतेंदु युग में आपको मिल जाएगा। नोट, भारतेंदु काल से हिंदी साहित्य की आधुनिकता की शुरुआत होती है। 1850 से शुरू होता है ये, ठीक है, और 1900 तक। किंतु भारतेंदु काल मध्यकाल का पूर्ण विरोधी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल का पूर्ण विरोधी नहीं है। शुरुआत यहाँ से हिंदी साहित्य में आधुनिकता की हो जाती है। भारतेंदु काल की सर्वाधिक सशक्त विद्या, ये इम्पोर्टेंट है भाई, निबंध है। वहाँ पे ऑप्शन पूछेंगे कि सर्वाधिक सशक्त विद्या क्या है, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक सशक्त विद्या क्या है भारतेंदु में, तो निबंध है। अब देखो, भारतेंदु युगीन के साहित्यकार कौन कौन है इसमें, इसमें से पूछते हैं कि कौन सा नहीं है। एक तो राधाकृष्ण गोस्वामी वृंदावन, राधाकृष्ण दास काशी, ठाकुर जगमोहन सिंह काशी, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी, लाला सीताराम इलाहाबाद, सुधाकर द्विवेदी काशी, रामकृष्ण वर्मा काशी, अंबिका दत्त व्यास काशी, दामोदर शास्त्री, केशवदास भट्ट पटना, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या काशी, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद, बाबू तोताराम, लाला श्रीवास्तव दास दिल्ली। ये भारतेंदु युगीन के साहित्यकार है। इसको अच्छे से 2-3 बार करोगे तो एक एक चीज़ यहाँ से याद हो जाएगी। देखो, ये आपके बाबू तोताराम है। बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से भारत बंधु नामक पत्रिका निकाली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत बंधु पत्रिका किसने निकाली, तो वहाँ पे क्या है, भारतेंदु नहीं करना है, क्या करना है, बाबू तोताराम करना है। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धन नामक सभा की स्थापना करी। 2 चीज़ आती है बाबू तोताराम की, एक ही तो आपके यहाँ लिख सकते हैं अपन, एक तो भारत बंधु पत्रिका निकाली, और एक आपके भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना करी। दोनों के दोनों बाबू तोताराम ने करी है। लाला श्रीनिवास दास दिल्ली के
ने दिल्ली में ही सदादर्श पत्रिका निकाली। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। सदादर्श पत्रिका लाला श्रीनिवास दास। नोट: लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक है, किंतु भारतेंदु मंडल में नहीं आते। ये छपते हैं भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो उसमें आपको ये ऑप्शन ऐसा पूछेगा तो उसमें नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन भी उसमें यहाँ दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु मंडल में नहीं आते, पर भारतेंदु युग के तो लेखक है। ये सारे के सारे भारतेंदु युग के लेखक है। भारतेंदु मंडल में कौन कौन आते हैं वो भी अपन आगे बात करेंगे। अब देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये वाली देखो, जो लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु के युग के लेखक है, भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं है। तो मैं इसको आप एक पेज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला है बताने के लिए कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन आते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरी देखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका गलत होगा। भारतेंदु मंडल के कौन कौन से आपके कवि है, तो डायरेक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना भारतेंदु, ये छोटी सी ट्रिक याद रख लेना। अरे जब प्रेम बाबा का नाम, प्रेम बाबा का नाम, बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। भारतेंदु से तो खुद आपके क्या हो जाएंगे, भारतेंदु। ठीक है, अरे, अरे मतलब ए से आपके हो जाएगा अंबिका दत्त, रे से आपके हो जाएगा राधा कृष्ण दास, अरे जप, जे से आपके हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, और पे से हो जाएगा आपके प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, फिर प्रेम, प्रे से आपके हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, प्रेम से हो गया। फिर आता है बाबा, पहले बा का हो जाएगा आपके बालकृष्ण भट्ट, अगले बा से हो जाएगा आपके बाल मुकुंद भट्ट। तो सिंपल सी भारतेंदु जो मंडल में आते हैं, भारतेंदु, अरे, ठीक है, जब प्रेम बाबा का नाम, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आपके सामने आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1881 से 1851 से 1885 तक। भारतेंदु के साहित्यिक जो गुरु है वो कौन थे, शिव प्रसाद। ठीक है, सितारे हिंद, तो ये ध्यान रखना, भारतेंदु के साहित्य गुरु कौन थे, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। भारतेंदु रीतिकाल और आधुनिक काल की संधि रेखा पर स्थित क्या है, कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के वाहक कौन है, भारतेंदु है। युग का वेताली कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के पुरस्कारकर्ता या आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधुनिक हिंदी गद्य के आपके जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से लेखन करते थे। उर्दू में किस नाम से, रसा, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इन्होंने व्यंग्य गीत, व्यंग्य गीति देखो, स्यापा, परोड़ी, गाली और मुकरियाँ लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना। इनका उर्दू में स्यापा प्रसिद्ध है। अब देखो स्यापा उर्दू में कौन सा है, भारतेंदु को, हे उर्दू, हाय हाय उर्दू, कहाँ सिदारी, हाय हाय मेरी प्यारी, हाय हाय मुंशी मुला आया, ये इनका प्रसिद्ध है उर्दू में स्यापा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं देखो, भारतेंदु काव्य भाषा के रूप में देखो, काव्य में तो ब्रज और
काव्य मतलब पद्य में, और गद्य में खड़ी बोली के ये समर्थक थे। इन्होंने ब्रज भाषा काव्य में, ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली में रचना करी है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी ब्रज भाषा वाली है और कौन कौन सी खड़ी बोली में है भारतेंदु की, ये आप ध्यान रखना। ब्रज में जो काव्य रचना है, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रेम विलाप। ठीक है, इतनी प्रेम की हो गई। गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणुगीति, वीणी प्रेम चासा, और उत्तरार्ध भक्तमाला, और सतसई सिंगार। ये आपके काव्य के पद्य वाली भाषाएं है ब्रज में। अब गद्य वाली खड़ी बोली में देख लो, प्रातः समीरन, विजयन विजय, वैजयंती, वसंत होली, बकरी विलाप, बकरी विलाप इम्पोर्टेंट है, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भरत शिक्षा, निपुष्टांग, और विजय वलरी। ये आपको इनकी भारतेंदु की याद रखनी है रचनाएं। प्रेम देखो ये तो याद रह जाएगी, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, जैसे आप पढ़ते हो ज्ञान सरोवर, है ना, यहाँ से प्रेम सरोवर हो जाएगा। प्रेम तरंग, तो आपके लिए एक प्रकार की सिलेक्शन बुक है, ये आपके सबके पास बुकें होनी चाहिए। फिर आता है आपके, मैं आगे दिखा भी दूंगा ये कौन सी किताब है, यह साहित्य आपको इसमें टाइटल में ऊपर ही दिख जाएगी। विजयनी विजय वैजयंती की रचना मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर रचित है। भारतीय सेना की विजय पर रचित रचना कौन सी है, विजयनी विजय वैजयंती। ये आप ध्यान रखना, इनकी खड़ी बोली वाली रचना है। देखो ये वाली भारतीय सेना पर, किसकी, भारतेंदु वाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति भावना पर किसका प्रभाव पड़ता है, वल्लभ संप्रदाय का। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। इनकी भक्ति संबंधी रचनाएं, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, ठीक है, वैशाख महात्म्य, और कृष्ण चरित्र, ये भक्ति की रचना है। अन्य रचनाएं अपन काव्य में देखते हैं, अपवर्ग, पुरुषोत्तम, पंचक, और रस रत्नाकर। रस रत्नाकर में रीति तत्वों का अनुकरण किया गया है, ये ध्यान रखना, भारतेंदु द्वारा इंपॉर्टेंट है, रस रत्नाकर ध्यान रखना। सुंदरी तिलक, भारतेंदु ने गणानंद की कवित सवैयों का संग्रह सुंदरी तिलक के नाम से कराया। तो गणानंद की कवित सवैयों का संग्रह सुंदरी तिलक के नाम से किसने कराया, भारतेंदु ने, ये ध्यान रखना। अगला देखो, राजभक्ति से संबंधित भारतेंदु की रचनाएं, महारानी विक्टोरिया के प्रति, सम्राट एडवर्ड सप्तम के प्रति, और लॉर्ड रिपन के प्रति, ध्यान रखना इनका। भारतेंदु के अनुवाद के कार्य, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद देखो तदीय सर्वस्व नाम से किया इन्होंने। सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से किया। और भारतेंदु की विभिन्न पत्रिकाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन सी, कवि वचन सुधा 1868 में क्या आई थी, कवि वचन सुधा, ये ध्यान रखना। पर फिर आती है भारतीय आपके हरिश्चंद्र मेघनीस 1873 में। इसमें 8 अंक के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र, पहले क्या था, हरिश्चंद्र मेघनीस था, फिर इसका हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया 8 अंक के बाद। ठीक है, और ये कब गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया ये 1873 में। बाल बोधिनी 1874 में। तो देखो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मेघनीस, हरिश्चंद्र चंद्रिका 8 अंक के बाद, और बाल बोधिनी, ये सब पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। 68 से लगा कर ये 1873 के और 1874 में रची गई है। ठीक है, बाल बोधिनी इंपॉर्टेंट है भाई। भारतेंदु ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित रूप निर्धारित किया है, और इसे सुव्यवस्थित भाषिक आदर्श की वाक पत्रिका बनी है हरिश्चंद्र चंद्रिका। इम्पोर्टेंट है
कि भारतेंदु ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित रूप निर्धारित करती है और सुव्यवस्थित भाषिक आदर्श वाक पत्रिका कौन सी है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। 8 अंक के बाद इसका नाम मैग्नीस से चंद्रिका कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1873 में भारतेंदु ने अपने इतिहास डायरी कालक्रम में लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। कब लिखा ये डायरी कालक्रम में? 1873 में। अब भारतेंदु के बाद में आपके कौन आते हैं? बालकृष्ण भट्ट। देखो, बालकृष्ण भट्ट शुरू करने से पहले एक दो मैं भारतेंदु की आपकी चीज़ें और बता देता हूँ कि देखो, यहाँ से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना, ये आप क्लास ले रहे हो तो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। भारतेंदु की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? प्रेम मलिका, 1871 में। और भारतेंदु की जो अंतिम रचना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिख लेना इसको, जो इस बुक है आपके पास इसी में नोट कर लेना, वेणु गीति। ये दोनों क्वेश्चन लिखना। प्रथम रचना प्रेम मलिका 1871, वेणु गीति है आपके 1884 में अंतिम रचना है। ठीक है, प्रेम मलिका और ये आपके वेणु गीति, दोनों आप एग्जाम में इसको नोट कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं। एक शुक्ल का है ना कथन भी है, मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग के प्रवर्तक बने। स्वयं साहित्य के युग के प्रवर्तक बने। साहित्य युग के प्रवर्तक बने। शुक्ल जी कहते हैं भारतेंदु के बारे में कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के को एक नए मार्ग पर क्या है खड़ा किया और साहित्य युग के आपके प्रवर्तक बने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देता हूँ मैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से इसको ध्यान रखना। फिर आता है आपके बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म होता है 1845 में। ये भारतेंदु युग के वरिष्ठतम लेखक है। एकदम वरिष्ठतम लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 1845 में ये आए। ये हिंदी के प्रथम निबंधकार और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। एक तो पहले और एक सर्वश्रेष्ठ, बड़ी बात है। बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के क्षेत्र में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के क्षेत्र में बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का स्टील। और हिंदी का स्टील भी किसको कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। देखो, प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 में होता है। ये प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से 1883 में ब्राह्मण पत्रिका निकाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका किसने निकाली? प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ से? कानपुर से। कब? 1883 में। यह द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, प्रेम, मन की लहर, श्रृंगार विलास इनकी रचनाएं हैं। दीवान ए ब्रह्मन, लोकोक्ति शतक, संगीत शाकुंतलम, रसखान शतक, तृप्तनाम, देखो इम्पोर्टेंट है, तृप में ताम, हरे गंगा, बुढ़ापा, हिंदी का, हिमाकत और दंगल खंड इनकी रचनाएं हैं। और इनकी समस्या पूर्ति प्रसिद्ध है। देखो कैसे समस्या पूर्ति प्रसिद्ध कैसे है, इसकी दो लाइनें ध्यान रखना। पपिया जब पूछी है पीयूँ कहाँ, दूरन की धावन सावन में। तो प्रताप नारायण मिश्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ तो आप इनकी चीज़ ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके आला और लावणी शैली में ये लिखते थे। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी रसिक समाज तो आपको पता ही चल गया, ये रसिक समाज से जुड़े हुए थे और रसिक समाज की समस्या पूर्ति प्रतियोगिता करवाते थे। और एक इनका वो नारा भी फेमस हुआ था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, ये आप ध्यान रखना।
देखो ये बहुत, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना आप। ये दो लाइनें, पपिया जब पूछी है पीऊँ कहाँ, वो दुल्हन की दामन सावन, ये एग्ज़ाम में, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको भूलना मत। भारतेंदु काल के जो समस्या पूर्ति कवि थे वो आपके कौन थे, यही थे आपके, ठीक है, प्रताप नारायण। एक सेकंड, देखो, तो प्रताप नारायण मिश्र की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिण ना दान। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पत्रिका इनकी ब्राह्मण 1883 वाली इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनकी उपाधि है, एक भी चीज़ इसमें अपन छोड़ेंगे नहीं, हिंदी भाषा का एडिशन। देखो, हिंदी भाषा का एडिशन किसको कहते हैं, शुक्ल ने कहा था प्रताप नारायण मिश्र को। और हिंदी भाषा का स्टील पूछे तो आपके क्या आ जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतेंदु युग में जो आपके बाल विवाह, बाल विधवा विवाह और जो सामाजिक समस्या को उठाने वाले जो कवि थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। और ये श्रृंगारिकता के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, ओनली समस्या पूर्ति के कवि थे। इसके बाद आता है आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। अब देखो, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका जन्म 1855 में गिरजापुर, ठीक है, ये भारतेंदु के क्या है, फुम्पेरे भाई थे, ठीक है ना, ये फुम्पेरे भाई थे। ये उर्दू में अब्र उपनाम से कविता लिखते थे। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, आनंद कादम्बिनी, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1881 में ये निकली थी और ये मासिक थी, हर एक महीने में आती थी। और ये कहाँ से निकलती थी, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। नागरी निरद 1893 में ये आपके साप्ताहिक थी, कहाँ से निकलती थी, ये भी मिर्ज़ापुर से। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इनकी समस्या पूर्ति ये ध्यान रखना, चर्चा चलेबे की चलाए ना, ये भी आपकी कजली और लावणी शैली में लिखा करते थे, ठीक है, लोक संगीत। रचना इनकी देख लो, सबसे पहले है जीर्ण जनपद या दुर्दशा दत्तापुर, ये खंड काव्य है, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस पे आधारित है, आपके ग्रामीण जीवन के चरित्र पर। अलौकिक लीला, ठीक है, महाकाव्य रूप में लिखना चाहते थे किंतु देहांत हो जाने के कारण खंड काव्य रह गया। ये अपूर्ण रचना है आपके, ध्यान रखना, प्रेमगन की। आनंद अरुणोदय, ये आपके देशभक्ति की प्रेरणा है, ठीक है। हार्दिक, हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, ये आपके प्रकृति चित्रण है। लालित्य लहरी, ये आपके क्या है, भक्ति भावना है, ठीक है। ब्रजचंद्र, ये भी भक्ति भावना है, ध्यान रखना। पितर प्रताप और प्रेम पीयूष वर्षा शोकाश्रु बिंदु है। फिर आता है मन की मौज और सौभाग्य आपके समागत। देखो, दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर इन्होंने शोक प्रकट करते हुए कहा, ये अपन लाइन अभी पढ़ी थी, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ए चरज होते तुम हो, ठीक है, अपने पहले भी देखा था। सम गोरे बाजते करे तो से करे करे शब्द ऊपर वे वारे। और प्रेमगन का संपूर्ण साहित्य, प्रेमगन
सर्वस्व भाग और प्रेमगन सर्वस्व भाग 2 में संकलित है। जैसे अपन ने आपने देखा होगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, ये अपन ने देखा था कि भाई इसका जो पूरा का पूरा काव्य है वो किस पर आधारित है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो प्रताप लहरी, प्रताप लहरी का काव्य संकलन प्रताप नारायण मिश्र का जितना भी काव्य संग्रह है वो किस में है, प्रताप लहरी, ठीक है, में। आगे है ऐसे इसका प्रेमगन सर्वस्व भाग 1 और भाग 2। उनकी हर एक बात में रेसी टपकती थी, कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उन्हें मुंह से निकलते थे। आचार्य शुक्ल की ये रेसी टपकती, ये शुक्ल की बात है प्रेमगन के प्रति, ध्यान रखना। अब आपके आता है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में अपन रिवीजन करते करते आराम आराम से चीज़ें करेंगे, जल्दबाजी में ऐसे चीज़ें नहीं करेंगे। साथ साथ में कंप्लीट अपन चीज़ें देख रहे हैं, एक एक चीज़ एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। देखो बालकृष्ण भट्ट वाली चीज़ें अपन ने देख ली थी। वैसे ये वरिष्ठ लेखक है, वापस आ गया, हिंदी के स्टील है और इनकी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इनकी लाइन है हिंदी के लिए। राजभक्ति देशभक्ति दोनों एक साथ कैसे निभ सकते हैं, ठीक है, जैसे से हंसना और गाल फूटना, ये सब चीज़ें किसकी कथन है, बालकृष्ण भट्ट के। हिंदी के स्टील है ये, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य शैली को देखकर इनको कहा था। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह, जन्म 1857 में। शुक्ल ने इन्हें प्रेम का प्रतीक कहा है। प्रेम का प्रतीक रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा, ठाकुर जगमोहन सिंह को, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं, देखो, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, प्रेम समतिलता, ओंकार चंद्रिका, प्रेम रत्नाकर, देवयानी, श्याम स्वपन स्वच्छंदवादी उपन्यास। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अनुवाद कार्य, कालिदास के मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने करा था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव किसकी है, कालिदास की रचना है, ये भी पूछा हुआ किसने है। अंग्रेजी कवि बायस की कविताओं का अनुवाद सालीन काबंदी के नाम से किसने करा, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके बालकृष्ण, ये आपके ठाकुर जगमोहन सिंह, तो इनको आपका भूलना नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम का प्रतीक, ये इनकी आपके रचनाएं, और ये सारी चीज़ें आपको ठाकुर जगमोहन सिंह की चीज़ें याद रखनी है। आगे अपन इसको पढ़ेंगे, राधाचरण गोस्वामी, कंप्लीट बुक करेंगे, हिंदी साहित्य की बुक। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा, टू द पॉइंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। फालतू का मैटर है, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। कभी कभार इतना पढ़ लेते हैं, वो एग्ज़ाम में कुछ आता नहीं, एक प्रकार की रिवीजन बुक है ये ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे राधाचरण गोस्वामी।